नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से एक हफ्ते में 20वें नंबर से भी नीचे पहुंच जाने वाले गौतम अडानी असल में किसके मित्र हैं? क्या अडानी को अमीर नरेंद्र मोदी ने बनाया या असली कहानी कुछ और ही है? अडानी पर अचानक अटैक तेज हुए। क्या नए हमले नेताओं के कहने पर हुए? क्या अडानी इस नए झटके से संभल जाएंगे? अरबपति अडानी पहले भी 2 बार ऐसे ही गंभीर संकट में फंसे थे। उस बार अडानी को किसने बचाया था? क्या तीसरी बार भी अडानी को वही शक्ति बचाएगी? वैसे तो अडानी की स्टोरी में सेबी, शेयर बाजार, शेयर के उतार चढ़ाव जैसे बड़े ही टेक्निकल पहलू हैं, लेकिन क्या अब सब कुछ सिर्फ टेक्निकल ही रह गया है या मसला पूरा पॉलिटिकल हो गया है? अडानी विवाद को ठीक से सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट आपको पूरी देखनी चाहिए। एक गौतम अडानी और 3 अलग अलग कहानी के लेखक कौन, प्रोड्यूसर कौन, डायरेक्टर कौन? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। स्क्रिप्ट क्या? दोस्त मित्र वाली कहानी, परम मित्र की कहानी, प्राइम मेंटोर वाली वाणी। अडानी के नाम पर कौन क्या नैरेटिव बनाना चाहता है? कांग्रेस यही साबित करने में लगी है कि अडानी तो मोदी के सबसे करीबी हैं। सवाल, क्या सच में नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है अडानी? जवाब थोड़ी देर में आपको मिलेगा। दुनिया के 3 बड़े अखबार, 3 बड़ी मैगजीन्स, 3 बड़ी न्यूज एजेंसीज, तीनों की हेडलाइन क्या? पहली हेडलाइन ये, अडानी पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े घोटाले का आरोप। दूसरी हेडलाइन ये, भारत का सबसे पावरफुल शख्स हार गया। तीसरी हेडलाइन ये, अडानी अफेयर मोदी के इंडिया पर भारी पड़ गया। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर के पन्नों पर क्या सोच कर लिखा? मोदी और अडानी अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। मंशा क्या, इरादा क्या? राइटर्स ने यह क्यों छापा कि अडानी से नजदीकियों की वजह से मोदी विपक्ष के टारगेट पर है? टाइम मैगजीन ने अडानी को मोदी सरकार से क्यों जोड़ा? वजह क्या? अलग अलग बैनर, अलग अलग नैरेटिव। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म गोल है अडानी को नुकसान पहुंचा, उन्हीं लोगों का लॉन्ग टर्म गोल है मोदी को कुर्सी से हटाओ। मोदी और अडानी की तस्वीर के साथ फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का पहला शब्द होता है कि गौतम अडानी इजराइल के पीएम से हाथ मिलाते, और आर्टिकल के बीच में मोदी के नाम वाला टेक्स्ट चिपका दिया जाता है। कहां क्या छप रहा है, क्या पक रहा है, कौन कैसा ट्विस्ट दे रहा है, और सबसे बड़ी बात, मोदी अडानी को लेकर कौन कितना सच कह रहा है? टाइम मैगजीन इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में अडानी के दिए बयान को कोट कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स पर इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत का जिक्र हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। दीदी की पार्टी से जुड़ी नेता विदेशी अखबारों की कटिंग का वो हिस्सा अपनी टाइमलाइन पर चिपका रही हैं, जिसमें मोदी और अडानी का नाम फिट किया गया है। कांग्रेस 48 घंटों से यही माहौल बना रही है कि राहुल ने तो पहले ही कहा था, पहले ही चेताया था। हर घंटे नई नई कहानियां बन रही हैं। टारगेट पर अडानी नहीं, नरेंद्र मोदी ही। ये पूरी स्क्रिप्ट राहुल से शुरू हुई और धीरे धीरे 16 पार्टियां इकट्ठा हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर राहुल के साथ गिन के 10 पार्टियां नहीं थी, लेकिन अडानी का नाम आते ही सब के सब साथ आ गए। तो क्या इन सब के कॉमन दुश्मन अडानी है और उसके पीछे मोदी विरोध की कहानी है? ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अडानी पर बड़ी खबर क्या है, ये समझ लीजिए। आरबीआई कह रहा है अडानी ग्रुप के उतार चढ़ाव से देश के बैंकिंग सेक्टर को कोई खतरा नहीं है। वित्त सचिव कह रहे हैं अडानी समूह में एलआईसी, एसबीआई का बहुत कम पैसा लगा है, चिंता की कोई बात नहीं है। एलआईसी ने कहा है कि उसने अडानी ग्रुप में अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं बेची है। वित्त मंत्री कह रही हैं कि अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस लेने से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं हुई है। पिछले 2 दिनों में ही 8 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आई है। एयर इंडिया टाटा को बेच दिया तो कोई शिकायत नहीं कर रहा। जब अडानी को बेचते हैं, जब अंबानी को बेचते हैं तो उनकी शिकायत होती है। ये सारा का सारा काम अंबानी अडानी को बनाने के लिए किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लो रही हूं, नाम नहीं ले रही हूं। ये बुलाकर देने वाले काम मोदी जी नहीं करते।
ओपन टेंडर में, ग्लोबल टेंडर में जो आते हैं उनको इतना कंडीशन फुलफिल करने के बाद मिलता है। मगर इसको कॉन्ट्रास्ट करिए, केरल में एक पोर्ट, सी पोर्ट बनाने के लिए बुला करके, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, एक कंपनी, बड़ा कंपनी में उनको बुला करके, भाई साहब आप प्लीज लो ये पोर्ट बनाओ, ये कांग्रेस का काम था। ठीक है, वो दे दिया। राजस्थान में भी ऐसे जमीन दे दिया कांग्रेस के सरकार ने उसी भाई साहब को। उसके बाद कम्युनिस्ट चुनाव जीत करके केरल में सरकार बनाया, वो भी उनको बोला भाई छोड़कर नहीं जाना, आप ही करो, आप ही बना दो इस पोर्ट को। मगर बाहर आकर के इतना कठोर शब्द में बोलते हैं, यही इन दोनों को ही आप फेवर कर रही हो। अरे जाकर उनको हटा दो जी, आपके कम्युनिस्ट भैया कोई है तो उनको दे दो, क्यों नहीं हटा रही हो? बुला करके जैसे घर में हल्दी कुमकुम देते महिला को, ऐसे प्लेटफॉर्म में रख के दिए। ये देने वाले काम उनका है, मोदी जी का नहीं। जिन भाई साहब को केरल में दिया, जिन भाई साहब को राजस्थान में दिया, आजकल उन भाई साहब की थोड़ी हालत खराब है। पूरे देश में सिर्फ गौतम अडानी की चर्चा है कि कितना नुकसान उनका हो गया, उनकी वजह से पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तो उसमें कुछ सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? एक कंपनी का विषय है भाई, रेगुलेटर्स हैं, वो देख रहे हैं। और पार्लियामेंट में रोज सवाल उठ रहे हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल रही। और इल्ज़ाम यह है कि LIC और SBI दो सरकारी कंपनियां हैं जहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोन अडानी को दिया था। क्या वो लोन डूब जाएगा? क्या LIC को और SBI को नुकसान होगा? क्या ये पब्लिक के पैसे का नुकसान होगा? मैं सिर्फ SBI और LIC का, उनके अपने ही स्टेटमेंट पिछले 2 दिन में वो दोनों ने आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के ही विषय बोल रही हूं। वो स्पष्ट बोले कि हमारे एक्सपोजर ज्यादा नहीं है और हम अभी भी प्रॉफिट के ऊपर ही बैठे हैं इस विषयों में। उनका ही बयान है, मैं क्या उसमें जोड़ूं? लेकिन कांग्रेस ने कहा कि SBI और LIC के जितने दफ्तर हैं देश भर में, वहां जाकर के कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्ष में करना पड़ता है, करेंगे। और पार्लियामेंट में कहते हैं कि सरकार इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही क्योंकि इस सवाल पर अडानी के मामले में जवाब देना पड़ेगा सरकार को। मगर हर विषय में वही रास्ता अपना रहे हैं वो लोग। सरकार कह रही है सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है। इस मामले से डायरेक्टली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो एक स्टेप आगे जाकर ये तक कह रही है कि हर लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है। वित्त मंत्री ने और क्या क्या कहा है, पूरी बात आपकी अदालत में आप आज रात 10 बजे देख सकते हैं। लेकिन पैनिक क्रिएट करने वाले अभी भी अटैकिंग हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कभी अंग्रेजी तो कभी हिंदी में मोदी और अडानी वाले पोस्टर्स घुमाए जा रहे हैं। सर्किल करके, जूम करके, एरो लगाकर, ट्वीट करके अडानी के साथ मोदी की पुरानी तस्वीरों को वायरल कराया जा रहा है। विदेशी अखबार ये एजेंडा चलाने लगे कि G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत के लिए ये बड़ा झटका है। ये तक फैलाया जा रहा है कि भारत की इमर्जिंग मार्केट वाली छवि को ठेस पहुंची है। मोदी का नाम फिट करके ये तक कहा जा रहा है कि अडानी पर लगे आरोप मोदी के लिए एम्बैरेसिंग यानी परेशान करने वाले हैं। पैनिक का माहौल बने इसके लिए ये टैक्स भी फिट किया जा रहा है कि अडानी के लिए अब दोबारा खड़ा हो पाना मुश्किल है। तो क्या अडानी संभल नहीं पाएंगे? क्या अडानी का बिजनेस खत्म हो जाएगा? क्या अडानी पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है कि वो संभल ही नहीं पाएंगे? जवाब है नहीं। अडानी की लाइफ में इससे पहले 2 बहुत बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। 25 साल पहले अडानी को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया था। 15 साल पहले 26/11 आतंकी हमलों में अडानी की जान खतरे में पड़ गई थी। वो आतंकियों से चंद फीट की दूरी पर थे, जान जा सकती थी, लेकिन दोनों ही मौकों पर किस्मत ने अडानी का साथ दिया। अब आपकी 1-2 मुश्किलों की बात करना चाहता हूं। एक वक्त में आपको किडनैप कर लिया था और जान पर बनाई थी। देखो, वो बहुत अच्छा बनाव नहीं था।
पर हर कोई के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे बनाव बन जाते हैं जिसको भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, वही अच्छा होता है। मैंने सोचा आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी वो मिलेगा तो उसको ठीक कर देंगे। मेरा एक स्वभाव है कि हर चीज़ को, हर परिस्थिति को कैसे जल्दी से जल्दी एडप्ट कर लो, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है और उसकी ज़्यादा बहुत चिंता करके वो उसको कंटिन्यूअसली अपने माइंड में रखना, वो मेरी आदत नहीं है। जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था, मेरे को दूसरे दिन किडनैपर ने छोड़ा, मैं आज वो बता सकता हूँ कि वो दिन शाम रात को भी मैं अच्छी तरह से सोया था, तो मेरे को कभी वो प्रेशर नहीं आया था। एक बार और आपने मौत का सामना किया 26/11 के दिन, जब आतंकवादियों ने हमला किया ताज पे, आप ताज होटल में थे, वो याद है? पूरा याद है, और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था, और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था वो मेरी आंख से मैंने देखा था। और मैं तो ये भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे 2 हिस्से देखे कि जहाँ मैंने मौत बहुत नज़दीक से देखा था। और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि जिसमें से मेरे को बाल बाल बचाया था। 26/11 की वो रात पूरे देश ने देखी थी, और आज भी याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। आपने तो बहुत करीब से देखा। नहीं, वो दिन में ताज होटल के अंदर हमारे दुबई से फ्रेंड आए थे, वो दुबई पोर्ट वर्ल्ड के CEO, उनके साथ में डिनर कर रहा था मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में, और तब ये हादसा हुआ था। 10 बजे करीब ये हादसा हुआ। उसके 5 मिनट पहले होटल का बिल भी पेड कर दिया, हम खड़े हो गए, और हमारे फ्रेंड की और इच्छा डिस्कशन करनी थी तो वापस कॉफ़ी पीने के लिए वापस बैठे, और वही टाइम पे ये हादसा हुआ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि समझो बिल पे करके मैं लॉबी में होता तो शायद मैं वहाँ पे फंस जाता, और वहाँ बैठ गए तो हम रेस्टोरेंट के अंदर थे। पूरी रात में वहाँ फंसा था। उस ताज होटल के कर्मचारियों ने मेरे को ऊपर के कमरे में, उनके पीछे के रास्ते से, किचन की साइड से ऊपर चैम्बर में लेके गए थे। पूरी रात वहाँ पे था। सुबह में करीब 7 बजे जब कमांडो आए और उनको मालूम था कि यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो ये कमांडो ने वहाँ से हमको पूरा प्रोटेक्शन देके होटल से बाहर निकाला था। और ऐसे दूसरे दिन सुबह में करीब 7:30-8 बजे में निकला था। लेकिन अडानी की सबसे बड़ी क्राइसिस इस वक्त है। अडानी को शेयर बाजार और निवेशकों का भरोसा भी जीतना है, और मोदी विरोधी विपक्षी मोर्चे के हमले को भी झेलना है। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अडानी के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये एक फेज है, और फिलहाल जो खतरा मंडरा रहा है वो ग्राउंड लेवल पर उतना बड़ा नहीं है। देर सवेर अडानी इस खतरे से भी उबर जाएंगे, पटरी पर लौट आएंगे। मगर भारत में मौजूद विपक्ष के कुछ नेता लगातार अडानी के साथ मोदी का नाम फिट करके हिट जॉब किए जा रहे हैं। हर घंटे स्कैम स्कैम वाला स्लोगन दिए जा रहे हैं। अडानी और मोदी दोनों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। बतौर सीएम मोदी की लीडरशिप में जब देश ने गुजरात मॉडल का जिक्र पहली बार सुना, उस वक्त गुजरात के ग्रोथ के इंजन को चलाने वालों में कई सारे उद्योगपति भी थे। अडानी भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन मोदी से पहले भी कोई था जिसने अडानी को गौतम अडानी बनाने में अहम रोल अदा किया, और वो कोई बीजेपी का नेता या मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मेरी लाइफ का देखता हूं तो जो ब्रेक मेरे को मिला वो पहले राजीव गांधी की सरकार ने दिया, जिससे हम ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बन पाए। दूसरा ब्रेक मिला मेरे को जिसके वजह से नरसिंह राव जी की सरकार थी, और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़ा और एक देश को पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दिशा दिखाई। और तीसरा मेरे को केसूबी की गवर्नमेंट ने मिला। आपकी बात सही है कि मोदी जी ने भी वो टाइम पे, क्योंकि मोदी जी 12 साल के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, और मैं गर्व से आज बोल सकता हूँ कि हमको बहुत एक अच्छा अनुभव
मोदी सरकार में भी हुआ। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। श्री रजत भाई, मैं आपको बताऊं कि ये अदानी ग्रुप का अनुभव नहीं है। गुजरात में जो उद्योगपति है सबका सेम अनुभव है, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट आज से नहीं, इवन माधव सिंह के टाइम से भी और उसके पहले से भी वो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है। तो जो भी नीतियाँ बनती है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्शन करने के लिए बना है। जहां तक अडानी के बिजनेस एम्पायर की बात है तो वो भारत के 22 राज्यों में बिजनेस करते हैं और इनमें सारे बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इन सभी राज्यों में अडानी का इन्वेस्टमेंट है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अपने राज्यों में अडानी का बिजनेस सेटअप लगवाया है। इन दोनों ही लोकेशंस पर कांग्रेस की सरकारें हैं। राहुल गांधी आलोचना करते हैं और आप राजस्थान में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार में अशोक गहलोत के लिए 68,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। राजस्थान में जो पोटेंशियल है, और नॉट राजस्थान, जो स्टेट के अंदर जो पोटेंशियल है वो उसके लिए अदानी ग्रुप डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। लेकिन गौतम भाई, इंप्रेशन तो ये है आप सिर्फ वहां इन्वेस्ट करते हो जहां मोदी जी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज हम अदानी ग्रुप इज़ रियली हैप्पी कि हम आज 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। हमको कोई एक भी सरकार के साथ में ऐसी शिकायत नहीं है कि जहां हमको मदद नहीं मैंने मिले। फिगर्स निकाले हैं। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़, उड़ीसा में 57,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं मोदी अडानी का चौकीदार है। लोग कहते हैं कि मोदी ने अडानी को बनाया। देखो, ये बहुत कम लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो जिनको मोदी जी से डिफिकल्टी है या आइडियोलॉजिकल मारामारी है। अडानी ममता बनर्जी के साथ भी दिखते हैं, शरद पवार के साथ भी दिखते हैं, अशोक गहलोत के साथ भी उठते बैठते हैं, मगर इस वक्त इनमें से हर कोई अडानी का ही विरोधी है, मोदी का ही विरोधी है। अडानी को मोदी का मित्र बताकर विरोधी सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं, जबकि सच कुछ और ही है। तो आपने तो काफ़ी किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाए, रोजगार दिए। मोदी जी ने आपके कुछ किया या नहीं किया? मोदी जी के पास में आप कोई पर्सनल हेल्प नहीं ले सकते हो। आप नीति विषयक बात कर सकते हो। आप देश के हित में देश को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, आप उसकी चर्चा कर सकते हो। एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। नाम तो सुना होगा, राहुल। कभी ठीक है, पॉलिटिकल आवेश के अंदर उनका एक बयान आ जाता है तो मैं उसको पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर में लेता नहीं हूँ। देखिए, आप टिप्पणी नहीं करते लेकिन वो आप पर खूब टिप्पणी करते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हो, एक भी जगह पे बिडिंग के बिना और मेरिट्स के बिना कभी वो बिजनेस के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये तो कई क्रिटिक्स लोगों की एक इच्छा रहती है, पर मैं आपको बताऊं कि अडानी की एसेट जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो वो
कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है। तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। एक लाइन में कहें तो तमाम एजेंसियों के बयान आने के बाद अडानी मामले पर थोड़ी क्लैरिटी हो गई है, लेकिन मोदी विरोधी ग्रुप इस क्लैरिटी पर पर्दा डाले रखना चाहता है, लोगों में पैनिक क्रिएट करके 24 में मोदी को हटाना चाहता है, इसीलिए इतना हंगामा बरपा है। अगर राहुल और विपक्ष इतने ही सीरियस है तो क्या उसी कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार को राहुल ये कहेंगे कि नैतिक मूल्यों के आधार पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अडानी के प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दो? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और होने की संभावना भी कम है। ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, विरोधियों का प्लान सिंपल है। अडानी वाला टैक्स तो सिर्फ टूल है, टूल किट में असली टारगेट तो मोदी ही है। और योगी ने आज बहुत सख्त लहजे में कुछ लोगों को समझाया है। कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग कैंपस के नाम पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग नारे के नाम पर राजनीति करते हैं। इन सबको योगी ने आज टोक दिया है और आगे रोक देंगे। बाकी बातें इस रिपोर्ट से समझिए। गलती एक बार होती है, 3 बार नहीं। और जब ये बार बार होती है तो समझिए मामला गड़बड़ है या साजिश बड़ी है। कुछ ऐसा ही हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद की जगह मजहबी नारे लगाए गए। बस सवाल एक है कि रिपब्लिक डे का दिन एएमयू कैंपस में मजहबी नारा क्यों लगा? पांच दिन बाद फिर से यही गैंग एक्टिव हुई। 1 फरवरी को फिर से माहौल गरमाने की कोशिश हुई। कैंपस में कई जगहों पर विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर लगा दिए गए, जिसे सरकार ने बैन किया था। उस विवादित डॉक्यूमेंट्री का QR कोड खुलेआम बांटा गया और देखने की अपील की गई। बस सवाल एक है, एएमयू में नफरत भड़काने की कोशिश क्यों? BBC documentary has recently exposed the reality before the world in the most accurate manner. On this day, the Indian Muslims are already facing a fascist government. Therefore, when your authority further imposes restriction on Muslim students for speaking their hearts, you are actually condoning the repressive measures of the state. Your officials have taken no action against the students shouting Hindu orientation slogans, but they have promptly moved to shut the Muslim mouth. This discrimination is unacceptable and condemnable. लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब 3 फरवरी को छात्र एक बार फिर कैंपस में इकट्ठा हो गए। वही टेम्पलेट, वही लाइन, वही नारे, वही विवाद। मजहबी पोस्टर लगाए गए और जमकर नारेबाजी की गई। सवाल वही, बार बार एएमयू में मजहबी बवाल क्यों? ये कोई मजहबी जलसा नहीं था, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस था। देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। नारे लगाने वाले छात्र एनसीसी की ड्रेस में थे। जहां जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद होना चाहिए था, वहां मजहबी नारे लग रहे थे। उन तमाम पत्रकारों को बड़े बड़े सुना होगा, किसी ने ये नहीं कहा कि जो नारे लगे हैं उस पे किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन सब ने एक बात ये कही कि जो ओकेजन था, रिपब्लिक डे का ओकेजन था, उस ओकेजन पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और हम लोग भी इसी को मान करके चले थे कि जो ओकेजन था उस ओकेजन पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और जो चीज़ें हो गई तो बज़ाहिर तौर पे हम लोगों को लगा कि ये चीज़ें सही नहीं हुई हैं और इसीलिए यूनिवर्सिटी एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया जो लोग उस वक्त पर ये चीज़ करते हुए नजर आए। जहाँ तक कि आप कल की बात कर रहे हैं, कल का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। वो एक स्पेशल डे था, स्पेशल ओकेजन था, स्पेशल फेस्टिवल था, और ये कल एक जनरल डे था, जनरल चीज़ें हुई हैं, उसको उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। दूसरे जो नारेबाजी जो लगातार हो रही है
तो ये नारेबाजी आप लोगों को लगता होगा कि अब हो रही है। हम लोग यहाँ अलीगढ़ में रहते हैं और हम 365 दिन इस प्रकार की नारेबाजी देखते हैं। अमूवी इंतजामिया पूरी तरह से फेल है ऐसे लोगों पर को कंट्रोल करने में। यहाँ कश्मीर से छात्र आते हैं तो वो कश्मीर के नारेबाजी करते हैं। यहाँ पर जब आतंकवादियों की मौत होती है तो उनके लिए नमाज पढ़ी जाती है। तो ये तो 365 दिन की इनकी गतिविधियां हैं। उन्हीं गतिविधियों में आज चल रहा है। वास्तव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी एक मदरसे की भांति चल रहा है और उसमें लगता ही नहीं है कि कोई भारत सरकार के कोई कानून वहां चल रहे हो। ऐसे स्थिति में वाइस चांसलर को सोचना पड़ेगा कि वह इस पद पर बने रहने के लायक भी हैं कि नहीं है। झूठ बोलता है अमूवी इंतजामिया। वो उन लोगों ने प्रॉक्टर को ज्ञापन दिया है, प्रॉक्टर की नजर में है उनके स्टूडेंट्स के सिग्नेचर हैं, तो वो लोग बाहरी कैसे हो गए? निश्चित रूप से वो सारे लड़के वही हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। नारेबाजी कभी उन्होंने भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया। 1920 से लेकर आज तक भी भारत माता की जय का नारा कहीं लगा हो, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, क्लिपिंग हो तो प्रचारित करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आज तक भारत माता की जय का नारा एक नहीं लगा। आज तक प्रधानमंत्री जिंदाबाद इसका नारा कभी नहीं लगा। आज तक राष्ट्रपति जिंदाबाद इसका नारा कभी नहीं लगा। आज तक हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा। तो वो नारे तो केवल अल्लाह अकबर के लगा रहे हैं। और जब नारा लगाने वाले छात्र वाहिदुज्जमा को यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया तो देश विरोधी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर चिपकने लगे। ऐसे ही लोगों को योगी ने चेतावनी दी है, प्यार से समझाया है, पढ़ाई वाली जगह पर पढ़ाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं और नफरत तो कतई नहीं। मेरी आप सबसे अपील होगी, निजी क्षेत्र में जो नए विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, देखिए हमने सारे बैरियर्स हटा दिए हैं। स्टेट के अंदर अपना निजी विश्वविद्यालय का एक्ट है। अब पिक एंड चूज नहीं है कि किसी मंत्री का विश्वविद्यालय बनना है तो उसके लिए रिलैक्सेशन 10 एकड़ का कर लो और किसी अन्य व्यक्ति को जो इस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहता है और करना चाहता है उसके लिए 100 एकड़ का कर लो। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक व्यवस्था बना दी गई है, एक एक्ट सबके लिए लागू हो गया। उस एक्ट के अनुसार हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छी लैब्स हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो और उस प्रकार का एक माहौल हम अपने विश्वविद्यालय में दें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि भारतीय मूल्यों और आदर्शों से कहीं भी कोई भटकाव की नौबत ना आने पाए। कोई भी ऐसे कार्य वहां उस कैंपस के अंदर न हो जो किसी भी प्रकार की अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और राष्ट्रीयता से विपरीत कोई एक नई धारा को जन्म देता हो। अगर उस दिशा में हमारे प्रयास होंगे तो राज्य शासन के द्वारा जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, जो इतनी सुविधा देने का प्रयास हो रहा है, इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। मुख्यमंत्री को पता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है और अब तक क्या होता आया है, इसीलिए इस बार योगी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन कुछ नेता अभी भी नहीं समझ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट में हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनको बैकअप दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है और ये लोग जो कर रहे हैं, दोनों में अंतर सिर्फ मजहब का है, लेकिन मंशा लगभग वही है। एक जगह पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश हो रही है, दूसरी जगह धर्म की नई नई व्याख्या कर विवाद भड़काकर वोट बटोरने का जुगाड़ सेट किया जा रहा है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रुक नहीं रहे हैं। उनका टेप एक बार फिर हिंदू धर्म में शूद्रों को लेकर फुल वॉल्यूम में बजा। और तो और इस बार वो बाबू जगजीवन राम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी ले आए। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव चाहते क्या है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि शुद्र शुद्र जपने वाले आज ब्राह्मण ब्राह्मण जपने लगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बार फिर नया पोस्टर लगाया गया। ब्राह्मण नाराज न हो जाएं, इसलिए इस बार गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लिखा हुआ है। हमारी पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है या जो बहस छिड़ी है, वो हम पूछना चाहते हैं उनसे सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी न केवल मुख्यमंत्री हैं,
बल्कि वो साधु संत योगी भी हैं और एक पीठ से आते हैं। हमें उम्मीद है कि वो कम से कम वो बताएंगे जिससे कि हमें जानकारी हो जाएगी आखिरकार हम लोग क्या हैं। नहीं, मुद्दा नहीं उठाया, ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से। और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया, और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर राममनोहर लोहिया कोशिश कर रहे थे कि ये व्यवस्था खत्म हो। उसकी लड़ाई अभी छुटी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। अखिलेश यादव को लगता है कि यादव मुस्लिम सेट है, बस कुछ दलित वोट और कुछ अगड़ों को सट कर देना है और बात बन जानी है। इसीलिए शूद्र ब्राह्मण सब एक साथ चल रहा है। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, देखती है, समझती है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है उसे भी वो देख समझ रही है। इसी बीच अखिलेश यादव आजम खान से भी मिले। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल करके बरेली, बरेली से चल करके रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फोन मिलाता रहा हूं, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? समाजवादी पार्टी में आजम खान मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा है। रामचरितमानस हिंदू का टेप चालू है और इस बीच में आजम खान से अखिलेश क्यों मिले और आजम खान के साथ अन्याय हुआ उसकी दुहाई क्यों देने लगे, समझना मुश्किल नहीं है। खान अब जब बाहर आए थे जेल से, उन्होंने कहा जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे कि मुझ पर क्या क्या जुल्म नहीं किए, योगी जी ने क्या जुल्म नहीं किए, मोदी जी ने क्या जुल्म नहीं किए। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने गुनाह कर दिया। मुझ पर किताब चोरी का, बकरी चोरी का ये इल्जाम मुझ पर लगाए गए और ये कहते कहते लगभग वो वहां से थे और उनका कहना था कि भाई जो तकलीफें मैंने झेली हैं ये किसी को, कोई भगवान किसी को ना दिखाए। देखिए, मुझे प्रसन्नता है कि उनका भगवान में विश्वास हो गया है, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार की अराजकता रामपुर में थी, रामपुर की जनता उसका जवाब दे चुकी है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में, और ये चीजें दिखाती हैं कि पब्लिक कितना पीड़ित वहां पर थी और कैसे उसका मुंह दबाया गया था। मैं अभिनंदन करूंगा रामपुर की जनता को कि अंततः वह उससे मुक्त होकर के विकास के इस मॉडल में जो बिना भेदभाव के हर तबके को देने का कार्य हो रहा है, उस तक आज उसने बहुत सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के वो सबका साथ, सबके विकास के मॉडल को उसने अंगीकार किया। वो ये कहते हैं कि रामपुर में पहले 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, लोग पहले आश्चर्य पड़ गए बीजेपी सीट कैसे जीत गई। फिर उन्होंने कहा यहां वोट ही नहीं डालने दिया बीजेपी ने किसी को,
आजम खान इसलिए जो रामपुर सदर की सीट की बात कर रहे हैं, कहते हैं बैरिकेड लगा दिए मुस्लिम इलाकों में, लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, पुलिस खड़ी थी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का लगभग बराबर का है वहां पर। और जब मुस्लिम ही नहीं देना चाहते हैं, देखिए वहां के सबसे पुराने लगभग 250 वर्ष पुराने एक मदरसे को उन्होंने बंद करवा करके उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, वहां की जो प्राचीन पांडुलिपियां थी उनके साथ जो व्यवहार किया था, रजा लाइब्रेरी के साथ जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जिस प्रकार से गरीबों की, दलितों की, कमजोर तबके के मुसलमानों की जमीनों को कब्जा किया था, ये सबके सामने एक उदाहरण है। कैसे इसको कोई कह सकता है कि नहीं हुआ? और ये तो सब वही सब लोग बोलते हैं आज वहां पर। सरकारी लैंड को जबरदस्ती आवंटित करके वह एक रिसर्च सेंटर के रूप में ली जाती है, लेकिन उसमें एक पब्लिक स्कूल अपनी चलाई जाती है। क्या अधिकार है आपको पब्लिक स्कूल चलाने का? आप सरकारी लैंड को जिस उद्देश्य से ले रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, आप वही कार्य उस पर करिए ना। ये बहुत सारी चीजें वहां पे बहुत गलत हो रही थी, और ये जो कार्रवाई, जो भी चीजें सामने आई, वहीं के पीड़ितों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सरकार उसमें कहीं भी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।